मेरा देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको खुश रखती थी। एक दिन कपड़े इस्त्री करने का बोला तो मेरा देवर कहने लगा, भाभी टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवाना पड़ेगी। मैंने सोचा अभी इससे प्रेस करवा लेती हूँ, बाद की बाद में देखा जाएगा। मैंने कह दिया ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मेरे देवर ने खुशी खुशी मेरे सारे कपड़े इस्त्री कर दिए। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। देवर इस्त्री किए कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चले भाभी। ये कहकर रोहित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने कमरे में ले जाने लगा। ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपना बाजू छुड़ा रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं अपने देवर रोहित की विनती करने लगी, रोहित मेरे ऊपर दया करो, कुछ तो भगवान का डर करो। तुम्हारे भाई को अगर पता चल गया तो वह क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ और तुम मेरे साथ यह क्या करने वाले हो। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोचो। अगर उसे पता चल गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने अपने देवर रोहित को अपने पति का डर दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक न सुनी, वह मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना बाजू जोर लगाकर छुड़ा रही थी, लेकिन मैं अपनी इस कोशिश में नाकाम रही। रोहित, छोड़ो मुझे, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कुछ भी मेरे साथ मत करो। मैं उसे विनती कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। रोहित कहने लगा, भाभी आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आपका काम करके दूंगा तो आप मुझे टैक्स भी दोगी और फाइल भी जमा कराओगे। तो चले कमरे में, मैं टैक्स भी वसूल करना है और फाइल भी जमा करवानी है। आज मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। वह मुझे खींचकर कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। डर से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा पति भी घर पर नहीं था और न ही उसके रात तक आने की कोई आसार थे, क्योंकि मेरे पति को ऑफिस के सिलसिले से शहर से बाहर जाना पड़ा था। इसलिए वह रात 12 बजे से पहले घर नहीं आ सकता था। रोहित ने मुझे खींचकर कमरे में धकेल दिया और दरवाजा भी बंद कर लिया। जैसे ही रोहित ने दरवाजा बंद किया, मेरी सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं फटी फटी आंखों से रोहित की तरफ देख रही थी, जो अब लाल लाल आंखें लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर पागलपन का दौरा सा पड़ गया है। मुझे अब उससे बचने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैं फिर से रोने लगी। मैंने कहा, रोहित प्लीज मुझे जाने दो। रोहित तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो मेरा बहुत सम्मान करते थे, मेरी सारी बात मानते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है, प्लीज ये सब कुछ मत करो, ये गलत है। और फिर मेरी आवाज गले में ही रह गई। रोहित ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रखा था। मैं तो हक्का बक्का सी रह गई और दरवाजा भी बंद कर लिया। जैसे ही रोहित ने दरवाजा बंद किया, मैं फटी फटी आंखों से रोहित की तरफ देख रही थी। रोहित मेरे बहुत करीब आ चुका था। अभी कल की ही तो बात थी जब रोहित मेरे सामने नजरें झुका कर रखता था। कभी उसने आंख उठाकर मुझे देखा भी नहीं था। और आज वह क्या करने जा रहा था, वह सोचकर ही मेरी आत्मा कांप उठी थी और मैं अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जो किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग पर चलने लगी थी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे, जो रोहित को यहाँ तक ले आई थी। मैंने तो कभी उसे इस राह पर नहीं डाला था कि वह देवर और भाभी के बीच के पवित्र रिश्ते को ही दागदार करने पर उतारू हो जाए। मैंने तो हमेशा उसे अपने छोटे भाई तरह समझा था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और इस इकलौतेपन का मैंने खूब फायदा उठाया था। मेरे माँ बाप मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे और मुझे बेहद लाड करते थे, और इस लाड प्यार की वजह से मैं थोड़ा सा बिगड़ गई थी। यानी कि अपने माँ बाप के लाड प्यार की वजह से मैं थोड़ी जिद्दी और कामचोर टाइप की लड़की हो गई थी। खैर, मेरे माँ बाप को भी मेरी इन आदतों से कोई परेशानी नहीं थी। मेरे माँ ने भी कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया था, लेकिन जैसे ही मेरी उम्र शादी की हुई तो मेरे माँ बाप को चिंता सताने लगी थी कि मेरी जैसी कामचोर लड़की का निभाना ससुराल में कैसे होगा। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, इसलिए मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। हर आए दिन कोई ना कोई रिश्ता आ जाता, लेकिन बात नहीं बनती थी, क्योंकि थोड़ी सी छानबीन करने के बाद ही लड़के वालों को पता चल जाता था कि मैं बहुत ही कामचोर और जिद्दी लड़की हूँ, और बस मेरी इन्हीं गलत आदतों की वजह से लड़के वाले शादी के लिए मना कर जाते। और फिर मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जो मेरे लिए हर तरह से परफेक्ट था। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था।
सिवाय एक छोटे भाई के ना बाप थे और ना माँ थे और ना ही कोई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का जॉब करता था, मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी। इस रिश्ते से मेरे माँ बाप भी खुश थे, क्योंकि वह मेरी आदत से जानते थे कि मैं एक भरी पूरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकती। इसलिए जब सुनील का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे माँ बाप भी इस रिश्ते से एकदम खुश हो गए थे। और जब मुझे इस रिश्ते के बारे में पूछा गया और रिश्ते के बारे में बताया गया तो ये जानकर कि सुनील का इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय छोटे भाई के, मैं भी रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी हो गई थी। और फिर सुनील के साथ मेरी चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। सुनील का अपना कोई सगा रिश्तेदार नहीं था, इसलिए शादी में ज्यादा धूम धड़ाका नहीं हुआ था। कुछ गिने चुने लोग ही बारात में आए थे और मैं दुल्हन बनकर सुनील के आंगन में उतर आई थी। मैं इस शादी से बहुत खुश थी और यह खुशी मेरे चेहरे से टपकी पड़ रही थी। सब कुछ मेरे अनुसार ही हुआ था। मेरा पति सुनील बहुत ही अच्छा इंसान था। वह ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में बिजी रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ रहा था। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने बताया था कि मेरी गैर मौजूदगी में सारा काम मेरा भाई रोहित कर दिया करता था। शादी से पहले वह सुबह उठकर अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता बना देता था और संडे के दिन मशीन लगाकर मेरे और अपने सारे कपड़े धो लिया करता था और 2 दिन के बाद घर की पूरी सफाई भी कर लिया करता था। शाम का खाना बाहर से ले आता था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए चाय बनाया करता था, तो मेरे लिए भी चाय जरूर बनाता था। मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई थी। वह सीधा साधा मासूम सा लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थाम कर कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप एक हादसे में हम दोनों भाइयों को छोड़कर चल बसे थे और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, बस भगवान की दया से वो पलकर बड़ा हो गया है और अब अपने साथ साथ वह मुझे भी संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे चलाते हैं ये सिर्फ मेरा छोटा भाई रोहित ही अच्छे से जानता है। अब तुम आ गई हो तो मैं निश्चित हो गया हूँ कि तुम घर के साथ साथ रोहित का भी ध्यान रखोगे। रोहित को अपने छोटे भाई या बेटी जैसी मोहब्बत देना। रोहित बहुत अच्छा है, अगर तुम उसे मोहब्बत दोगी तो बदले में वह भी तुम्हें मोहब्बत और सम्मान देगा। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुनी और अपने पति से कहा कि चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा पति तो अपने भाई की तारीफ ही किए जा रहा था। हालांकि शादी की पहली रात थी, उसे हमारी जिंदगी के बारे में बात करनी चाहिए थी या फिर मेरी खूबसूरती की तारीफें करनी चाहिए थी। लेकिन सुनील ने जितनी भी बातें की थी वह सब रोहित के सिलसिले में ही की थी। अब मुझे रोहित से जलन होने लगी थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने पति से टॉपिक चेंज कराया और फिर बातों का रुख रोहित से बदलकर मेरी तरफ आया था। मैंने भी थोड़ा सुकून का सांस लिया। अगले दिन मेरी आंखें जरा देर से खुली। देखा तो सुनील जा चुका था। सुनील ने मुझे रात ही बता दिया था कि मैंने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली थी, जो कि शादी के सिलसिले में खत्म हो चुकी है। मैं सुबह ही काम पर चला जाऊंगा। मैं ज्यादा छुट्टियां नहीं लेता क्योंकि मेरे ऑफिस में ज्यादा छुट्टियां अलाउ नहीं है। मैं बाहर आई तो रोहित को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसके एग्जाम हो रहे थे और वह खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था। रोहित को किचन में काम करते देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने फौरन अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, शादी का पहला दिन है, अगर मैं अभी से इस प्लान को शुरू कर दूं तो आगे मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने कहा, रोहित, तो वह फौरन ही पलटा और बोला, जी भाभी। उसने फौरन ही बहुत ही सम्मान के साथ जवाब दिया था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे कुछ डर भी दिखाई दे रहा था। उसका ये डर मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि जो मैंने सोच रखा था मेरा प्लान तभी पूरा होता जब रोहित मुझसे डरता। अगर वह मुझसे डरता नहीं तो वह कभी भी मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा, रोहित, मैंने सुना है कि तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे अपने हाथ का बना हुआ नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन जल्दी ही बोला, हाँ भाभी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ। वह एकदम से खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी।
मैं यही तो चाहती थी कि रोहित घर के काम करे और मैं आराम से पूरा दिन अपने कमरे में लेटी रहूं। मेरा पहला कदम जो मैंने उठाया था वह कामयाब हुआ था। रोहित मेरी बात पर फौरन ही राजी हो गया था और मेरे लिए नाश्ता बना रहा था। मैं बहुत खुश थी। कितना पागल था, मेरी इतनी सी बात भी नहीं समझा और चुपचाप मेरे लिए नाश्ता बना कर ले आया। हालांकि चाहता तो कह सकता था कि भाभी शादी से पहले ये काम करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब जब आप इस घर में आ गई हैं तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद ही घर के काम करना। लेकिन उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में चला आया। तो मैंने खूब अच्छे से पेट भर के नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और रोहित के कमरे की तरफ चल पड़ी। वह पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम ही बनाना। ऐसा करो, लंच में दाल चावल और गोभी की सब्जी बना लो। तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ के बने दाल चावल चख लूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई के मुंह से बहुत तारीफ सुनी है कि तुम दाल चावल बहुत ही अच्छे बनाते हो। उसके बाद तो सारा काम मैंने ही करना है। ये बात सुनकर रोहित के चेहरे पर कुछ परेशानी उभर आई थी। कहने लगा, भाभी, वो दरअसल मेरा कल पेपर है इसलिए। उसकी बात अभी अधूरी ही थी कि मेरे चेहरे पर के हाव भाव बदलने लगे थे और मेरे चेहरे के बदलते भाव देखकर वह कहने लगा, कोई नहीं भाभी, आप चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वह मेरी बात नहीं टाल सकता, और वैसे भी उसने पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाना था। उसे खाने का बोलकर मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी सफाई मेरे देवर की कमजोरी थी। उसे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं तो पूरा घर ऐसे ही गंदा छोड़कर अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई थी। और जब उसने गंदा घर देखा होगा तो उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी, क्योंकि वह घर को गंदा अच्छा नहीं लगता था। और फिर मेरी यही रूटीन चल पड़ी थी। अक्सर पति बिना नाश्ते के ही चले जाते। कभी कभी रोहित जब अपने लिए नाश्ता बनाता था तो वह सुनील के लिए भी नाश्ता बना देता, तो कभी सुनील बिना नाश्ते किए ही ऑफिस चले जाते। उसके अब 10वीं क्लास के पेपर भी हो गए थे और अब वह फ्री होता था तो सारे घर का काम वही कर देता था, क्योंकि मैं तो नाश्ता करने के फौरन बाद सो जाती थी और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती थी। पूरा घर ऐसे ही गंदा छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे पता था रोहित पूरे घर की सफाई कर लेगा। शाम का खाना भी अब रोहित ही बनाने लगा था और बस सुनील के आने पर मैं गर्मा गर्म रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे कि सुनील को लगता कि सारा काम मैं करती हूँ। 1 हफ्ते के बाद सुनील मशीन लगा लेता और पूरे घर के कपड़े धो देता था। वह खामोशी से सारे काम कर लिया करता था। अब मुझे दोबारा उसे किसी भी काम को करने के लिए कहना नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने नोट किया था कि रोहित बहुत चुपचाप सा रहता था, बहुत कम बात किया करता था। खैर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मैं तो खुद नहीं चाहती थी कि वह कोई मुझसे फालतू की बात करे, मुझे बस काम से मतलब था। और रोहित चुपचाप काम कर दिया करता था और मैं ये सब कुछ देखकर बहुत खुश थी। कभी कभी उसकी मासूमियत पर बहुत हंसी आती है। वह कोई इतना बच्चा तो नहीं था कि मेरी सारी बातें सर झुकाकर मान लेता था। उसका कद काठी भी काफी लंबा हो गया था, लेकिन मैं अब भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। कोई भी काम की जरूरत होती मैं फौरन रोहित को बुला लेती। फिर वह चाहे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है या फिर सो रहा होता, अगर मैंने कोई काम रोहित से करवाना होता तो मैं उससे ही करवाती थी। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी, कल मैंने फीस जमा करवानी है, आप रात को भाई से बात कर लेना। आजकल भाई से मेरी मुलाकात कम होती है, वरना मैं खुद ही भाई से बात कर लेता, और आज मैं भी जरा देर से घर आऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मेरे माथे पर बल पड़ गए कि अब इसे पैसे भी देने थे। कॉलेज की फीस कम से कम 1 लाख तो होगी ही, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति सुनील फिजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे। इसलिए शाम को जब सुनील घर वापस आया तो मैंने उसे रोहित की कही हुई बात बताई ही नहीं, और सुबह हुई तो रोहित के उठने से पहले ही सुनील ऑफिस के लिए निकल चुका था। रोहित ने फीस का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। ये सुनकर रोहित बहुत परेशान हो गया था। उसका मुंह लटक गया और वह खामोशी से चला गया। मैंने भी सुकून का सांस लिया। उसके बाद रोहित ने दोबारा पैसों की बात नहीं की थी, ना ही मुझे और ना ही अपने भाई से।
समय गुजरता गया, मैं भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गई और रोहित भी। हाँ, यह मेरा रूटीन अभी बना हुआ था कि जब भी मुझे रोहित घर में दिखाई देता तो मैं उसे घर के सारे काम करवाने लगती थी। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूँ कहें कि मैं बहुत कमज़ोर थी। मैंने सोचा था कि ससुराल जाकर कोई नौकरानी रख लूंगी, लेकिन यहाँ मुझे फ्री में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए नौकरानी की भला क्या ज़रूरत थी। जिस दिन पति घर होता, मैं तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती और उस दिन मेरा पति बाहर से खाना ले आता। मैं बिल्कुल वैसे ही जिंदगी जी रही थी जैसे मैं चाहती थी। मेरा देवर अब रात को 10-11 बजे वापस आता था और सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ सुथरा होता, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धोकर और किचन साफ करके सोता था। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ लिया कि तुम रात गए तक कहाँ रहते हो। उस पर रोहित ने कहा कि मैं ट्यूशन पर आता हूँ। रोहित ने बहुत ही सपाट और ठहरे हुए शब्दों में जवाब दिया। सुनील को बहुत हैरत हुई, कहने लगा, तुम्हें ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है। जिस पर रोहित ने नजरें नीचे किए ही जवाब दिया कि मैं बस टाइम पास करने के लिए ट्यूशन पर आता हूँ। मुझे डर था कि कहीं रोहित यह ना कह दे कि मुझे अपने पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। सुनील ने भी रोहित की बात को सच मान लिया। दोनों भाई आपस में कम ही मिल पाए थे। अगर सुनील घर पर होता तो रोहित नहीं होता, रोहित होता तो सुनील नहीं होता। आज बहुत दिनों के बाद दोनों भाई आपस में मिल रहे थे। रोहित का हुलिया देखा तो सुनील कहने लगा, रोहित, ये तुम कैसे फटे पुराने कपड़ों में घूम रहे हो? क्या तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं हैं? ये देखते ही मेरा दिल धक से रह गया था। सुनील मुझे हर महीने पैसे दिया करता था, ये कहकर कि अगर रोहित को जरूरत हो तो तुम उसे पैसे दे दिया करना। लेकिन रोहित ने तो कभी मुझसे पैसे मांगे ही नहीं थे और मैंने भी खुद से कभी उसे पैसे नहीं दिए थे और ना ही कभी सोचा था कि वह अपने खर्च कैसे पूरे करता होगा। और आज जब उसकी फटी हुई जीन्स और पुरानी सी शर्ट पर सुनील की नज़र पड़ी तो वह उसे सवाल कर बैठा था। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर सुनील ने अपने पर्स से 10,000 निकाल कर रोहित को दिए। कहा कि अपने लिए शॉपिंग कर लेना। वह 10,000 मेरी आंखों में खटक रहे थे। जैसे ही सुनील ऑफिस के लिए निकल गया, मैं फौरन रोहित के कमरे में गई। मैंने कहा, रोहित, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम ऐसा करो, वो 10,000 मुझे दे दो, मैं तुम्हें शाम को वापस कर दूंगी। रोहित ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा, लेकिन फौरन ही वह पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मैं भी वह पैसे लेकर बहुत खुश हुई और अपने कमरे में आ गई। शाम को जब सुनील घर पर आया तो उस समय रोहित भी घर पर ही था। हम सब खाना खा रहे थे। तभी रोहित से पूछा, रोहित, तुमने अपने लिए शॉपिंग कर ली? रोहित कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं तो डर गई कि कहीं रोहित सब कुछ सुनील को बता ना दे, क्योंकि रोहित के नाम पर मैं अक्सर अपने पति से पैसे लेती रहती थी और मेरा पति भी रोहित के नाम से फौरन पैसे दे देता था। क्योंकि सुनील को पता था कि रोहित को पढ़ने का कितना शौक है, इसलिए वह पढ़ाई के सिलसिले में मैं जितने भी पैसे सुनील से मांगती थी वह उतने ही पैसे वह रोहित के लिए दे देता था और मैं उन सारे पैसों को खर्च कर लेती थी। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजर रहा था। रोहित अब बड़ा हो चुका था। हमारी शादी को 4 साल का समय गुजर चुका था और रोहित 19 साल का हो चुका था। फिर वह किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और यह समय भी कितनी मुश्किल से गुजरा था यह मैं ही जानती थी। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। रोहित ने कैसे पूरे घर को संभाल रखा था। हर चीज परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन बिखरे पड़े होते, कहीं सोफे पर कपड़ों का ढेर लगा होता तो कहीं जूते, चप्पल और जुराबों के ढेर लगे होते। मैं अब घर के काम करते करते तंग आ चुकी थी। मैं रोहित से फोन पर बात की तो रोहित कहने लगा, भाभी, मैं यहाँ अपने दोस्त के पास रहता हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे ही पढ़ाई खत्म होगी वापस आ जाऊंगा। मैं रोहित का इंतजार ही करती रही, लेकिन रोहित नहीं आया। जैसे तैसे करके मैंने अब घर को संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे रोहित की कमी बहुत महसूस होती थी। मुझे गर्मा गर्म बेड पर बैठे बैठे नाश्ता मिल जाया करता था और अब मुझे खुद किचन में जाकर नाश्ता बनाना पड़ता था। नाश्ते के बाद घर की सफाई की चिंता, उसके बाद लंच की चिंता और फिर उसके बाद डिनर। मैं तो तंग आ गई थी अपनी जिंदगी से। मैंने सुनील से कहा भी कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं, लेकिन सुनील ने ये कहकर बात को टाल दिया कि तुम घर पर अकेली क्या करोगी, घर के काम करोगी तो तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा और फिर हम दो ही तो लोग हैं।
नौकरानी रखकर क्या करेंगे। ऐसे ही करते करते 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में सुनील अपने भाई से कभी कभार जाकर मिल लेता था। सुनील भी चाहता था कि उसका भाई पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। सुनील कभी कभी मुझे रोहित का जिक्र करता है कि रोहित बहुत ही मेहनती है, वह बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। देखना, एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और फिर एक दिन रोहित वापस आ गया। मैं उसके आने पर बहुत खुश हुई थी। मैंने उसकी खूब आवाभगत की, अच्छा खाना खिलाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। रोहित भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वह पहले से काफी निखार गया था, शरीर भी पहले से भरा भरा हो गया था। पहली बार तो जब मैंने उसे देखा तो पहचान ही नहीं पाई थी। इतना हैंडसम हो गया था कि नजर ही नहीं हटती थी। शाम हुई तो मैंने देखा रोहित अपने कपड़े प्रेस कर रहा था। मैंने उसे कहा कि रोहित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के कपड़े भी प्रेस कर दो। रोहित ने यह बात सुनी और कहा कि भाभी, इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस दी। मुझे लगा रोहित मजाक कर रहा है। मैंने भी मजाक में कह दिया, ठीक है, मैं टैक्स भर दूंगी और फाइल भी जमा करवा दूंगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। फिलहाल अपने भाई के कपड़े तो प्रेस करो। मेरी बात सुनकर रोहित बहुत ज्यादा खुश हो गया और खुशी खुशी उसने सारे कपड़े प्रेस कर दिए। और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाजा नहीं था, यह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। शाम होते ही रोहित मेरे कमरे में आया और कहा कि चले भाभी, फाइल जमा करवाएं। वह काफी संजीदा सा लग रहा था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फाइल की बात कर रहा था वह। कौन सी फाइल? मैंने हैरान होते हुए पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा, देवर ने संजीदगी से जवाब दिया। अब मुझे रोहित पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, अगर यह मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जरूरी काम से जाना है। मैंने लापरवाह से अंदाज में कहा और अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन रोहित ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे कर्क लगा था। जिस देवर ने कभी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा था, उसने आज मुझे छुआ था। और यह बात बहुत बड़ी थी। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने गुस्से से गुजरते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैं डर गई थी और अब उसे यह कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा। मैं उसे उसके भाई का डर दिला रही थी तो कभी उसे भगवान की याद दिला रही थी। मैं उसके हाथ सामने हाथ भी जोड़ रही थी और उसे विनती भी कर रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया, एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से रोहित को देख रही थी। रोहित कहने लगा, भाभी, ये थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वह गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फाइल उठाए और मेरे सामने फेंकी। आप जो छुप छुप कर बिजनेस कर रही हैं, यह इसकी सारी डिटेल इस फाइल में है। आपका जितना भी टैक्स है वह आपको भरना होगा। वह क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहित आगे बोला, और ये देखें, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। पिछले 1 साल मैंने आपकी सारी जानकारी निकाली है, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से सारा टैक्स भर दें। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। तो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतना लंबा अरसा पर घर से इसलिए गया था कि वह ट्रेनिंग पर गया हुआ था। और उस फाइल में सारा हिसाब किताब था। इस फाइल में वह सारा हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए। वह सारे आपको आज मुझे देने हैं, क्योंकि उन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। क्योंकि भाई ने वह पैसे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दिए थे, मेरी पढ़ाई के लिए दिए थे। लेकिन आपने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। मैं मेहनत मजदूरी कर करके अपनी पढ़ाई करता रहा। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता तो कभी पार्ट टाइम जॉब करता, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन अब मैं वह सारे पैसे आपसे वसूल करूंगा। मैं खाली खाली नजरों से रोहित को देख रही थी, जाने उसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत राजदारी से सारा काम किया था। रोहित कहने लगा, भाभी, जानती है, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं अपनी माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मुझे तो अपने माँ बाप की शक्ल भी याद नहीं है। मेरे भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया।
माँ बाप की कमी हमेशा महसूस होती थी। मुझे लगता था कि जब भाई की शादी हो जाएगी और जब मेरी भाभी आ जाएगी तो वह मुझे माँ का प्यार देगी, इस घर को संभाल लेगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते, पर आपने मुझ पर जरा भी दया नहीं दिखाई। आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर ही बना लिया। रोहित की आंखों में आंसू चमक रहे थे और मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। रोहित फिर बोला, मैं जानता था भाभी, अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफरत करेंगे, भाई को मेरे खिलाफ भड़का देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। भाई के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। अगर आप भाई को मेरे खिलाफ भड़का देती और भाई मेरे खिलाफ हो जाते तो मैं क्या करता? मैं कहाँ जाता? मेरी सारी दुनिया मेरे भाई है। मैं भाई के बिना कुछ भी नहीं हूँ और ना ही उनके बिना जिंदा रह सकता हूँ। इसीलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। आप अगर रात के 12 बजे भी मुझे उठाकर काम करवाती थी तब भी मैं सारा काम कर देता था। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं आपके किसी भी बात के लिए ना नहीं करूँगा, और इसी में भलाई थी, वरना मैं अपने भाई को खो देता। मैंने आपसे कॉलेज की फीस के लिए पैसे मांगे लेकिन अपने भाई से बात नहीं की। मैं अपने भाई को अच्छे से जानता था। मेरे भाई का हाथ कितना भी तंग होता, लेकिन अगर मैं पढ़ाई के लिए उनसे पैसे मांगता तो वह मुझे फौरन देते थे, कभी मना नहीं करते थे, चाहे कहीं से भी लाकर देता। लेकिन आपने मुझे बहाना बना दिया कि भाई ने कहा है कि उनका हाथ तंग है, वह पैसे नहीं दे सकते। मैं सब कुछ जानते बुझते भी चुप हो गया था और फिर कभी भाई से पैसों का जिक्र नहीं किया। मुझे पता था कि आप मुझे पैसे नहीं देने देंगे, इसीलिए मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की, बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी और इस तरह मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वह आज मुझे। मैं तो जैसे जमीन में गड़ गई थी। रोहित फिर बोला, भाभी अगर आप चाहते तो नौकरानी भी रख सकती थी, लेकिन आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था, इसलिए आपने नौकरानी नहीं रखी और मुझे ही घर का नौकर बना दिया। खैर, समय इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने ये फाइल मुझे दी है। वह आपको गिरफ्तार करना चाहते थे। मैंने उनकी मिन्नतें की है कि मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। और यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोई। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपने दोस्त के कहने पर अपने पति से छुपाकर एक नाजायज बिजनेस शुरू कर लिया था, लेकिन मैं जानती थी ये गलत काम था, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब वक्त यही था कि मैं अपने सारे गलत कामों से छुटकारा पा लेती। इसी में सब घर की भलाई थी और मैं अपने देवर रोहित से भी माफ़ी मांग लेती और सारे पैसे उसे दे देती, क्योंकि अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने रोहित के साथ साथ जो किया वह बहुत ही गलत किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई वह 14-15 साल का नासमझ बच्चा था। मैंने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और अपनी गलती का एहसास होते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने रोहित से माफ़ी मांग ली और सारा नाजायज़ तरीके से कमाया गया पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। रोहित ने भी मुझे माफ़ कर दिया। रोहित का यह एहसान बहुत था कि उसने मेरे पति के सामने मेरी इज्जत रखी थी। उसने सुनील को कुछ भी नहीं बताया था और फिर उस दिन मेरे समझ में आ गया था, मैं सुधर गई थी। पैसा तो आने जाने चीज़ है, असल चीज़ तो रिश्ते होते हैं, जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, ना पति को और ना अपने भाई जैसे देवर रोहित को। मैंने रोहित को दिल से अपना लिया था और बिल्कुल उसे भाइयों की तरह रखती थी। भाइयों की तरह उसका ख्याल रखती थी और रोहित भी मेरा बहुत मान सम्मान करता था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।